हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और अभी तक हमने चैप्टर में समझा है यहाँ पर इम्यून सिस्टम को और इम्यूनिटी को। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, चलिए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपने कहा प्रीवियस लेक्चर में आपने इम्यून और इम्यून सिस्टम को या इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी को आपने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था जिसमें यहाँ पे हमने बात की है वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसका फिनोमिना हमने समझा था यहाँ पे। साथ ही साथ प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। क्लियर है? चलिए, आपका टॉपिक एलर्जी जो है और ऑटो इम्यूनिटी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारा टॉपिक यहाँ पे चल रहा था डिजीज, जिसमें आपके पास एक टेबल आई है और इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज है उसके बारे में यहाँ पर बात की है। ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब भी एमसीक्यूज आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। ये टेबल सिर्फ आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आते हैं, या जनरल नॉलेज में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो डिजीज के जो नाम है वो टाइफॉइड है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, अमीबियासिस है, एस्कैरियासिस है, एलिफेंटियासिस है, रिंगवॉर्म है, जिसके जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो उनके सामने है, सिम्टम्स उनके सामने है, इफेक्ट्स उनके सामने है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरी जो टेबल है वो यहाँ पे पढ़ी। आगे बात करते हैं और बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ डिजीज के एग्जाम्पल देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ वायरल डिजीज हमारे पास आती हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिजीज वायरल होती हैं या जो फैलती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक जीव से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, इस टाइप की जो डिजीज होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, क्योंकि आपने कहा ये स्प्रेड जल्दी होती हैं और जब तक इसका क्योर मिलता है तब तक ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती हैं। तो इसलिए जो भी आपके कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं या जो वायरल डिजीज होती हैं या जो आपने कहा संक्रामक जो रोग होते हैं वो हार्मफुल माने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लक्षण है, एक तो ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाते हैं, दूसरा मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, अपने नंबर को बहुत जल्दी यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। कुछ वायरल डिजीज के एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ आपके पास नॉन वायरल डिजीज भी आएंगे। तो आपने कहा वायरल डिजीज में क्या है, कॉमन कोल्ड अकर ड्यू टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड राइनो वायरस। आपने कहा एक एग्जाम्पल है वायरल डिजीज का जो कॉमन कोल्ड है, ठीक है, जो सर्दी जुकाम होता है। आपने कहा ये बहुत सारे वायरसेस के ग्रुप के थ्रू होता है और इस ग्रुप का नाम है राइनो वायरस। ठीक है, These virus infect the nose and respiratory passage but not the lungs. अच्छा, एक अलग अलग चीजें होती हैं, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने टेबल थोड़ा ध्यान से पढ़ी होगी तो दो जो आपके पास डिजीज आते हैं, एक तो है आपका कॉमन कोल्ड, ठीक है, और एक है आपका निमोनिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम सबसे पहले तो सिमिलैरिटी की बात करते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। डिफरेंसेस तो आपके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू होगा या राइनो वायरस के थ्रू होगा। सिम्टम्स से अगर हम आए तो हमने कहा निमोनिया में फीवर होता है, ठंडा लगता है, कफ होता है, हेडेक होता है। अगर हम कॉमन कोल्ड पे आए तो नेजल कॉन्जेशन होता है, सोर थ्रोट होता है, कफ और हेडेक होता है। तो ये कुछ आपके कॉमन सिम्टम्स है, जिसमें सोर थ्रोट हो रहा है, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, हेडेक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन सिम्टम्स है। एक और कॉमन सिम्टम्स इनमें आता है, आपने कहा कि ये जो आपका निमोनिया है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कॉज करेगा, और कॉमन कोल्ड में भी आपका रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, आपने कहा ये सिमिलैरिटी है दोनों में, निमोनिया में और कॉमन कोल्ड में। इसमें भी क्या है, आपको कफ होगा, खांसी होगी, यहाँ पे आपका जो सॉर थ्रोट है वो होगा, और आपने कहा हेडेक होता है, सर दर्द जैसा होता है, फीवर भी होता है। कॉमन कोल्ड में भी आपको फीवर देखने को मिलता है, मोस्टली फीवर होगा। निमोनिया में भी आपको फीवर देखने को मिलेगा। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। आपने कहा कि अगर हम बात करें कि ये कौन से बॉडी पार्ट्स को हमारे इफेक्ट करते हैं,
तो निमोनिया भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कॉज करेगा और जो कॉमन कोल्ड है वो भी आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करेगा। तो ये क्या है, सिमिलैरिटी है। तो डिफरेंस क्या होगा फिर, क्योंकि डिफरेंस तो इनमें है। जब कॉमन कोल्ड होता है तो ये एक आम सी बात मानी जाती है, जो सर्दी जुकाम बुखार होता है उसे आम सी बात माना जाता है। पहले और दूसरे दिन हम प्रेफर करते हैं कि जो होम रेमेडीज हैं उनको यूज करें, जैसे कि गर्म पानी पिए, ठंडा कुछ ना खाएं, खट्टा ना खाएं, हम स्टीम लेते हैं, यहाँ पर हम गर्म कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार के कुछ होम रेमेडीज जो हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। या आपने काढ़ा बना लिया है, ठीक है, या आपने अदरक या जो अदरक वाली चाय है उसको आपने ले लिया है, ये होता है कॉमन कोल्ड में। लेकिन अगर डॉक्टर हमें बता दे कि निमोनिया हुआ है तो हम थोड़ा सीरियस लेते हैं चीज़ों को। निमोनिया होता है तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, हम तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और वहाँ पे आपका एक कोर्स चलेगा जो निमोनिया के लिए चलता है। ऐसा क्यों है कि दोनों के ऑलमोस्ट अगर हम सिम्टम्स देखें तो सेम है। अगर हम देखें कि किस ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस इतना है कि कॉमन कोल्ड में आपका रेस्पिरेटरी पैसेज तो इन्फेक्ट होता है, जैसे कि आपके नजल कैविटी हो गया है यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा कि आपके जो विंड पाइप है वहां पर आपने कहा कि कफ आपको हो सकता है। तो जो विंड पाइप है या जो नेजल कैविटी है, ये वाला जो एरिया है वो इन्फेक्ट होगा इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड। जब कॉमन कोल्ड या आम सर्दी जुकाम होता है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको मिलती है। आपके गले में दर्द हो सकता है, ठीक है, आपके गले में कफ हो सकता है, आपको यहाँ पे नेजल कैविटी में आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है, ठीक है, क्योंकि जब नाक बंद होती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। इस टाइप की दिक्कत देखी जाती है कॉमन कोल्ड में। लेकिन जब निमोनिया की बात आती है तो ये लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। हमारे जो फेफड़े हैं, जो एल्विलाई है, यहाँ पर एल्विलाई समझते हैं कौन सा पार्ट होती है एल्विलाई, क्योंकि हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं तो ये बेसिक सी चीजें तो हम समझते हैं कि यहाँ पर ये है हमारे लंग्स और यहाँ पर आपके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनके जो लास्ट एंड पे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारे एल्विलाई है। एल्विलाई जब पानी से भर जाते हैं इट मीन्स कि निमोनिया में आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, लंग्स तक इन्फेक्शन हो जाएगा। कॉमन कोल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका गला और आपके जो नेजल कैविटी है उसमें ही आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और वो भी ऐसा होता है कि एक या दो या तीन दिन में ये ठीक भी हो जाता है। कभी खुद ही, मोस्टली तो खुद ठीक हो जाता है, अदरवाइज आप एक आध डोज लेंगे तो आप सही हो जाते हैं। निमोनिया में ऐसा नहीं होता है, ये लंग्स तक इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज करता है क्योंकि आपके एल्विलाई पानी से भर जाती हैं। अगर पानी से भर गई इट मीन्स कि वहां पर क्या है, गैसेस के लिए जगह नहीं बचेगी और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कॉज करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। दोनों सेम ही ऑर्गन को सेम ही ऑर्गन को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन किस हद तक है। तो निमोनिया ज्यादा हार्मफुल होता है कॉमन कोल्ड के कंपैरिजन में। यही आपको बोला गया है कि कॉमन कोल्ड में जो वायरस होता है वो हमारी नोज और हमारी रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी कि जो हमारा श्वसन मार्ग है, हमारी नाक और हमारा जो श्वसन मार्ग है उसे इन्फेक्ट करता है। लेकिन ये लंग्स पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं यहाँ पे कॉज करेगा, ठीक है। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, harshness, cough, headache, tiredness, etc. which generally last for 3 to 7 days. तो ये कॉमन कोल्ड के कुछ हमें सिम्टम्स दिखाए गए हैं। आपने कहा 3 से 7 दिन तक रहते हैं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 7 दिन यानी 1 हफ्ते तक रहेंगे। The infection occurs due to cough or sneezing. आपने कहा कि of infected person, तो आपने कहा कि ये जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई जो पर्सन है जो जिसे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जो संक्रमित व्यक्ति है, आपने कहा इन्फेक्टेड पर्सन है, जब भी वो स्नीज करता है यानी कि वो छींकता है, जब वो कफ यानी कि खांसी उसे आती है, तब यहाँ पर ये जो वायरस है वो उस व्यक्ति के जो यहाँ पे छींक होती है उसमें जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलती है पानी के, उस ड्रॉपलेट के साथ साथ एक्चुअली में वायरस भी निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत सामने खड़ा है तो वो उस व्यक्ति में आसानी से एंटर कर जाते हैं। तो हमने कहा इन्फेक्शन अकर ड्यू टू कफ और स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन ईदर inhaled directly or transmitted through a contaminated object such as pen, book, cups, computers, keyboard और mouse etc. तो हमने कहा कि या तो डायरेक्टली उसमें क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है, कोई बहुत सामने खड़ा है,
ठीक है, और किसी ने छींका लेकिन छींकते टाइम अपने मुंह पे हाथ नहीं लगाया, इस केस में डायरेक्टली जो वायरस है वो दूसरे व्यक्ति की बॉडी में चला जाता है। या यहाँ पर क्या होता है आपने कि इनडायरेक्टली भी जा सकते हैं, जैसे कि आपने छींका, आपने हाथ लगाया मुंह पे, कहा जाता है कि जब भी हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमें अपने मुंह पे हाथ रखना चाहिए। अब हमने हाथ तो रख दिया है लेकिन हमने उसी हाथ से अपने पेन को ले लिया, पेन को पकड़ लिया, अब आपने लिखा, आपके फ्रेंड ने उसी पेन को पकड़ लिया, तो भी वायरस जो है कॉमन कोल्ड का वायरस वो ट्रांसफर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, तो आप हैंकी लेकर के अपने मुंह पे रखेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये ट्रांसफर हो भी जाता है तो जल्दी सही भी हो जाता है। तो वायरल जो डिजीज है उसका एक एग्जांपल जो हमारे पास आता है वो है कॉमन कोल्ड। चलिए, अब हमने कहा आगे आते हैं और एक प्रकार की डिजीज हमारे पास आती है जिसका नाम है एड्स, AIDS, इसके फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आप कहेंगे क्या ये यहाँ पे वायरल डिजीज है? हमने कहा ये वायरल डिजीज तो इस प्रकार की वायरल डिजीज नहीं है कि जो यहाँ पर हवा के माध्यम से फैल रही है या जो टच करके फैल रही है, इस प्रकार की डिजीज नहीं है, ये फैलती है। लेकिन आपने कहा जो आपके बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं, हमारी बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो फ्लूइड होते हैं, जैसे आपका ब्लड है, यहाँ पे आपका जो रक्त है, आपका खून है, इस प्रकार के जो हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के जो तरल होते हैं उनके माध्यम से ये फैलता है। तो अगर हम एड्स की बात करें और अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है? कॉमन कोल्ड आपने कहा कि हवा के द्वारा फैल सकता है, ठीक है। आपने कहा कि आप किसी के बहुत सामने खड़े हैं और वो क्या है, किसी को छींक आई, किसी को खांसी आई तो वहाँ पे फैल जाते हैं। या हमने कहा कि किसी को छींक आई थी, उसने हाथ रखा था अपने नोज पे, उसने पेन को पकड़ा, अब उसी पेन को किसी दूसरे ने पकड़ा तो भी वो ट्रांसफर हो सकते हैं। एड्स में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, यानी हवा के द्वारा तो एड्स नहीं पहुंचता है, खाने के द्वारा भी एड्स नहीं फैलता है यहाँ पे, ये किसी का जूठा खाने से एड्स नहीं फैलता है, या किसी के कपड़े पहने से एड्स नहीं फैलता है। अभी थोड़ा सा हम जानते हैं ये डिजीज कितनी यहाँ पे हार्मफुल होती है, उसके बारे में हम ये जानेंगे एड्स किन चीजों से फैलता है और किन चीजों से नहीं फैलता है। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हमें बता रखा है AIDS। ए जो है वो किसके लिए यहाँ पे है, आपने कहा एक्वायर्ड, ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब हमने क्या बोला था, अर्जित है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो एड्स नामक जो भी डिजीज हमारे पास आती है या सिंड्रोम जो हमारे पास आता है, एड्स नामक जो बीमारी आती है वो अर्जित है। ऐसा तो नहीं है कि ये इनहेरिट हुई है यहाँ पे पेरेंट्स से, किसमें, बच्चों में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये किस प्रकार की बीमारी है, अर्जित बीमारी होती है। अर्जित का मतलब होता है कि बाद में किसी व्यक्ति में ये आ सकती है, यहाँ पर कैसे आ सकती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि जो एड्स है वो क्या है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक कोई डिजीज नहीं है, बल्कि एक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है, अर्जित है। फिर है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो जाता है। डेफिशिएंट का मतलब होता है यहाँ पे कि वो कमजोर हो गया है या वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें डेफिशिएंसी आ गई है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कमी होती है। कमी का मतलब है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपको इम्यूनिटी दे रहा है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें कमी आ गई है। और अगर हम सिंड्रोम की बात करें, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब समझते हैं, जैसे हमने कहा कोई भी जो बीमारी होती है उसके सिम्टम्स हमारे पास आते हैं, यानी कि लक्षण हम जिसे कहते हैं। जैसे हमने कहा कॉमन कोल्ड हो रहा है तो क्या था, आपने कहा कि नाक बंद हो रही है, ठीक है, कफ हो रहा है, छींक आ रही है, हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये लक्षण है कॉमन कोल्ड के।
वैसे अगर हम एड्स की बात करें तो आपने कहा एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ये एक अर्जित बीमारी है जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, और ये एक सिंड्रोम है, ये एक डिजीज नहीं है बल्कि एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई एक लक्षण नहीं होता, बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं एक साथ, और उसको क्या नाम दिया जाता है, सिंड्रोम नाम दिया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा कि एड्स कितना घातक होता है, क्योंकि एड्स में कोई एक बीमारी नहीं हो रही है। एड्स क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजीज है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपको अगर फुल फॉर्म पता चल गई है, अच्छा ये किसके द्वारा होता है, एचआईवी के द्वारा होता है। एचआईवी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है, ह्यूमन यानी कि मनुष्य का जो इम्यून सिस्टम है या इम्यूनिटी है उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है किसी वायरस के द्वारा। एचआईवी इसे हम कहते हैं, क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इसकी फुल फॉर्म क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब हमने बात की है, अगर आपको ध्यान होगा जब हम बात कर रहे थे हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में, तो इम्यून सिस्टम में हमने एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसके बारे में बात की थी, और हमने कहा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कौन, आपके हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करेंगे, यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट है उसे सिग्नल भेजते हैं, और तभी जाके बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं किसी भी पैथोजन के लिए। हमने कहा जब भी एचआईवी जो है, एचआईवी वायरस जो है यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, जब भी ये वायरस किसी भी ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो सबसे पहले ये किसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है, जो हेल्पर टी सेल है उनको इन्फेक्ट करेगा, साथ ही साथ मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि जब हेल्पर टी सेल इन्फेक्ट हो जाएंगे तो ये बी लिम्फोसाइट को यहाँ पे सिग्नल ही नहीं दे पाएंगे और एंटीबॉडीज बन ही नहीं पाएंगे, और ना ही मेमोरी बी सेल बन पाएंगे। साथ ही साथ मैक्रोफेज का काम होता है यहाँ पे पैथोजन को खाना या उन्हें डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि पैथोजन जो मैक्रोफेज है वही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो वो पैथोजन को नहीं खा पाएगा। जो एचआईवी है वो इसलिए ही बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। बाकी के जो डिजीज हैं, जैसे कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक को यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, कोई इंटेस्टाइन को कर रहा है, कोई लिवर को कर रहा है, तो अलग अलग पार्ट्स को करता है। इस केस में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और यहाँ पर क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसे सेफ रखता है या उसकी सुरक्षा करता है, क्योंकि आपके इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं उस पैथोजन को मारने के लिए। अगर आपके इम्यून सिस्टम पे ही अटैक हुआ है, और वो भी आपके जो इम्पोर्टेंट जो सेल्स होती है जो सिग्नल भेजने का काम कर रही हैं, जो एंटीबॉडीज को जनरेट करने में हेल्प कर रही हैं, इस केस में क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हेल्पर टी सेल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई है, मैक्रोफेजेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इस केस में आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो इम्यूनिटी है वो यहाँ पे क्या होती है, कम होने लगती है। जैसे जैसे इम्यूनिटी कम होने लगती है वैसे वैसे जो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो यहाँ पे रोग हैं या बहुत छोटे छोटे जो इन्फेक्शन है वो भी यहाँ पे सही नहीं हो पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, किसी को कॉमन कोल्ड होता है, वो दवाई ना भी ले तो 2 से 3 दिन में, 3 से 4 दिन में वो ठीक हो जाता है। वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी, कोई व्यक्ति 2 दिन में ही ठीक हो जाता है, किसी को ठीक होने में 1 हफ्ता लगता है, तो ये वेरी करता है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है या किसी की बॉडी में एचआईवी है, तो वो जो कॉमन कोल्ड है वो भी वहाँ पे ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी तो यहाँ पे क्या है, 0 है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को एड्स है वो एड्स से नहीं मरता है, क्योंकि उससे पहले उसकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं और वो उन्हीं बीमारियों से क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब ये बात तो हमने समझ ली है कि जो एचआईवी है ये कितना हार्मफुल है और ये करता क्या है। तो इसकी फंक्शनिंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि जो एड्स है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है मनुष्यों में, ह्यूमन में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपको बताया गया कि 1920s की बात है। ठीक है, और बात है कहाँ की, अफ्रीका की। ठीक है, तो 1920s में अफ्रीका में यहाँ पे क्या होते थे, जब हंटिंग की जाती थी, शिकार किए जाते थे, किसके, चिंपैंजीज के। ठीक है,
उस टाइम पे क्या होता था, अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गन है जैसे अभी के टाइम पे, अगर पहले तो अभी के टाइम पे हंटिंग यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, यानी कि हंटिंग नहीं की जाती है। अगर किसी को शूट किया जाना है तो यहाँ पे गन का यूज करते हैं, पिस्तौल का यूज करते हैं। उस टाइम पे आपने कहा कि जब हंटिंग की जाती होगी तो यहाँ पे गन का यूज नहीं किया जाता होगा, लकड़ी के जो यहाँ पे क्या भाले बनाए जाते हैं या फिर लकड़ी के जो ऐसे हथियार बनाए जाते, तो हाथ से ही क्या की जाती थी, हंटिंग की जाती थी। इसी दौरान क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा था, चिंपैंजी का शिकार कर रहा था। जब चिंपैंजी का शिकार कर रहा था तो चिंपैंजी को भी चोट आई होंगी, और चिंपैंजी ने अपने बचाव में यहाँ पे जो भी एक्टिविटी की है उसकी वजह से उस व्यक्ति को भी चोट आई। यहाँ पर क्या हुआ, चिंपैंजी का ब्लड और उस व्यक्ति का ब्लड जो है वो मिक्स हो गया। कैसे हुआ देखो, किसी एक व्यक्ति को चोट लगी है और दूसरे व्यक्ति को भी चोट लगी है। अब उनमें हाथापाई हो रही है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। एक दूसरे का ब्लड मिक्स हो गया है क्योंकि वहां पे चोट लगी थी। तो आपने कहा वो जो ब्लड के में जो वायरस था, क्योंकि चिंपैंजी के बॉडी में क्या था, वो वायरस था, वो इजिली क्या हो गया, ह्यूमन के बॉडी में इंसर्ट हो गया। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है, क्योंकि चोट लगी थी, क्योंकि घाव ओपन था वहां पे, इसलिए जैसे ही चिंपैंजी का ब्लड वहां पे लगा होगा, वो जो वायरस है वो ह्यूमन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। अब उस टाइम पे क्योंकि आपने कहा कि जो हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं रही होंगी, तो इस बात का पता नहीं चला, लेकिन लोग जो है वो बीमार होने लगे। लेकिन ये लोग कैसे थे, आपने कहा ये थे होमोसेक्सुअल लोग, और होमोसेक्सुअल लोगों में देखा गया कि वो बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस आता है 1981 में अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे आता है, अमेरिका में, यानी कि अब ये जो वायरस है ये अफ्रीका से कहाँ आ चुका है, अमेरिका में आ चुका है। चलिए, तो हमने क्या बात की है कि अफ्रीका से अब ये जो HIV है ये कहाँ पे आ गया है, अमेरिका में आ गया है। अभी तक, इससे पहले तक जो HIV या जो एड्स है उसका कोई एक भी जो केस है वो यहाँ पे दर्ज नहीं किया गया था। पहला केस जो यहाँ पे नोटिस किया गया वो 1981 में किया गया। यहाँ पर देखा गया कि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उनमें कुछ खास तरीके की बीमारी पाई जा रही है, और तब तक भी ऐसा नहीं था, उससे पहले तक ऐसा नहीं था। 81 से पहले देखे गए कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है। जब उन्हें यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा गया तो पाया गया कि ये जो लोग हैं इनमें कुछ अलग तरीके की बीमारी पाई जा रही है, जैसे कि इनमें बहुत कॉमन जो यहाँ पे इन्फेक्शन है वो हो रहे हैं जो कि मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो मनुष्य में पाए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो जो यहाँ पे बहुत सिंपल कहेंगे या आपने कहा कि बहुत कॉमन जो यहाँ पे इन्फेक्शन है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं हो पाते हैं। उन्होंने देखा कि ऐसे ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लोग हैं, इनकी बॉडी में बहुत कॉमन इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो भी ठीक नहीं हो पा रहे। इन शॉर्ट, उन्हें कुछ भी हो रहा है, चाहे उन्हें कॉमन कोल्ड हो रहा है या उन्हें हल्की सी कोई भी बीमारी हो रही है, तो वो ठीक नहीं हो पा रही है। और ऐसा तब होता है जब इम्यून सिस्टम जो है वो जीरो हो जाता है, इम्यूनिटी जब जीरो हो जाती है। तो उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया, उन्होंने टेस्ट किया, और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोगों का ग्रुप है कि जिनकी इम्यूनिटी जीरो हो गई है और बहुत सिंपल से सिंपल इन्फेक्शन भी इनमें ठीक नहीं हो पा रहा है, तब जाकर के 1981 में पहला केस दर्ज किया गया किसका, एड्स का। कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है, उस टाइम पर इसका नाम एड्स नहीं था, इसका नाम था ग्रिड, GRID। ठीक है, ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है यहाँ पर, क्योंकि ये होमोसेक्सुअल लोगों में उस टाइम पे देखा गया था। आगे चल करके कुछ टाइम बाद, 1 या 2 साल बाद पाया गया कि ये जो रोग है यहाँ पे, जिसको उस टाइम पे ग्रिड नाम दिया गया था, सिर्फ होमोसेक्सुअल लोगों में नहीं था, बल्कि ये सभी में हो रहा था। ये फीमेल में भी हो रहा है, ये मेल में भी हो रहा है, ये सभी में यहाँ पर पाया जा रहा है। और अब इसका नाम यहाँ पे ग्रिड से एड्स यहाँ पर आ गया है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है इतना? ये एक बेसिक सी हिस्ट्री हमारे पास आती है यहाँ पर एड्स की।
अब जो एड्स कॉज होता है हमने कहा वो एक वायरस के थ्रू होता है जो कि HIV है। HIV वायरस जो है वो एक स्पेशल टाइप के ग्रुप से बिलोंग करता है जिसे हम कहते हैं HIV जो बिलोंग करेगा वो किसी स्पेशल टाइप के वायरस के ग्रुप से करेगा। इसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। रेट्रो वायरस क्या होते हैं? रेट्रो वायरस क्या होते हैं? रेट्रो वायरस ऐसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA होता है। वो क्या होगा? RNA होगा। लेकिन इनमें ऐसा गुण पाया जाता है कि जब भी ये किसी होस्ट सेल में जाएंगे, होस्ट सेल का मतलब समझते, जब भी किसी सेल के अंदर जाएंगे, किसी सेल के अंदर किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें करेंगे? ये DNA में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है? DNA से RNA बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए बन रहा है। इस प्रकार के डीएनए को टेम्पलेट डीएनए हम कहेंगे क्योंकि आरएनए से यहाँ पे क्या बना है? डीएनए बना है। ऐसे वायरस के ग्रुप जिनमें आरएनए से डीएनए बनता है, ऐसे ग्रुप को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। लेकिन किसकी वजह से बनता है? एक यहाँ पे क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या करता है? जो होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल ये होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल है, ये इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर देगा? यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है। और जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल ऐड करेगा तो ये क्या करेगा? जैसे जैसे ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करेगा, वैसे वैसे यहाँ पर रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करता है और उसके बाद नए यहाँ पे क्या बनाएगा? वायरस बनाएगा, यानी कि नए वायरस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है। तो ये अच्छा, एक और चीज, क्या सारे वायरस रेट्रोवायरस होते हैं? क्या सारे वायरस अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर पाते हैं? हमने कहा नहीं, सारे नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो वायरस अपने RNA को, क्योंकि वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA, DNA, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड कुछ भी हो सकता है, तो जिन वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल है और वो RNA को DNA में कन्वर्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उन्हीं को हम रेट्रोवायरस की कैटेगरी में यहाँ पे रखते हैं। और जो HIV है वो इसी कैटेगरी में आता है। HIV क्या होगा? इसी कैटेगरी में आएगा। इतनी बात क्लियर है? एक बार तो आप लोग यहाँ पे सारी जो चीजें हैं उन्हें समराइज कर लेंगे। चलिए, तो ये हमने बात की है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है। नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि जो HIV है वो इन्फेक्शन कॉज कैसे करता है यहाँ पे। साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कौन से मेथड है जिनसे ये स्प्रेड होता है, और प्रिकॉशंस क्या क्या यहाँ पे लिए जाने चाहिए। ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।